all student, UPSC aspirant, हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से क्लास में हाजिर हूँ। चैप्टर 3 आरंभिक नगर की बची हुई टॉपिक के साथ। सो लेट्स गो अहेड। नगर और नए शिल्प के बारे में। हड़प्पा के नगरों में जो चीज़ प्राप्त हुई, पुरातत्व ने जो चीज़ वहाँ पे ढूंढ निकाली, उनमें अधिकतर पत्थर शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। और तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे हड़प्पा काल में। सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। मोहरें, इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं में चिपके हुए मिले। पकी मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियां सूत, कताई का संकेत देती थी। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों या पच्चीकारी करना आदि। 28 पृष्ठ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी चित्र मनका और फैंस, कपड़े का और औजार का। मूर्ति का चेहरा इतने आकर्षक से बनाया गया, उसकी दाढ़ी इतनी अच्छी तरह से तराशी गई, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता था। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। सो लुक एट दिस पिक्चर। पत्थर के बाट, लुक एट दिस पिक्चर। हड़प्पा काल में जो पत्थर के बाट होते थे, और मध्य में बाएं से ये मनके का कुछ डिज़ाइन किया हुआ मालाएं जो धागे में डालकर बनाई जाती थी पहनने के लिए। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए जाते थे। लुक एट दिस पिक्चर। एंड दाएं से पत्थर से धारदार हथियार बनाए जाते थे, धारदार फलक। एंड नीचे दाएं से कढ़ाईदार वस्त्र, जो मूर्ति को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, उसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाई गई है। सो आप लोग भी देख सकते हैं इस मूर्ति को जो वस्त्र पहने हुए हैं। सो लेट्स गो अहेड। फैंस के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। ये एक आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, जो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण से बनाया और गोंद मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद वस्तुओं की एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फैंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे
बर्तन बनाए जाते हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से बनाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को बोला जाता है जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल, इनमें से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए हुए कपास को कच्चा माल बोला जाता है, जो खेतों में उगाई जाती है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना और बहुमूल्य पत्थर, चांदी जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे की आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पदार्थ का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। आगे नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोग ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होंगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था और बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। सो लुक एट दिस पिक्चर। ये बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते थे हड़प्पा काल में। लुक एट दिस पिक्चर। और ये पहिए वाली गाड़ी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। सो आगे बढ़ते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलने का साक्ष्य मिला और ज़मीन उपजाऊ भी थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई जाती थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ें का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी
गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। सो लुक एट दिस पिक्चर। लोथल का बंदरगाह, यहाँ तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पे माल चढ़ाया और उतारा जाता था। लुक एट दिस पिक्चर। लोथल नगर की बंदरगाह, लोथल की तालाब नगर में। लुक एट दिस पिक्चर। सो आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और टॉपिक बचा हुआ है चैप्टर 3 का, आरंभिक नगर। यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़ों, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी वहाँ मिले थे। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गए। दूर दूर तक से कच्चे माल की आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगा। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं चला। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना था कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान में सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़े हैं। सो मुद्रा, लुक एट दिस पिक्चर। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन डिब्बों या थैली को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। लुक एट दिस पिक्चर। सो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में चैप्टर 3 का क्वेश्चंस विद आंसर लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स।